हम लोग जो है चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं और चौथे अध्याय का नाम है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। यानी कि इस चर्चा में, इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले आदिवासियों के विषय में पढ़ाई करने वाले हैं, दिकुओं के विषय में पढ़ाई करने वाले हैं। यहाँ दिकु शब्द का मीनिंग है बाहरी लोग। दिकु शब्द का मीनिंग है बाहरी लोग। तो ये कौन बाहरी लोग हैं अभी मैं बताने वाला हूं। और एक स्वर्ण युग की जो है ये लोग कैसे कैसे कल्पना कर रहे हैं उसके विषय में भी जो है हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। उसके विषय में भी जो है हम लोग चीजों को जानने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि 1895 के आसपास जो है झारखंड के जंगलों में बिरसा मुंडा नाम के जो है एक आदिवासी को जो है घूमते हुए पाया गया है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उसके पास जो है बहुत सारी शक्तियां हैं और गॉड वगैरह, भगवान वगैरह ने जो है उसे भेजा है बाहरी लोगों से रक्षा करने के लिए, है ना। तो यही चीज यहाँ लिखा गया होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में जो है घूमते हुए देखा गया है। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता है ना। तो बिरसा मुंडा को आप देखोगे कहाँ घूम रहा है, झारखंड के जंगलों में। और ऐसा कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह जो है बीमारियों वगैरह को जो है ऐसे चुटकियों में जो है समाप्त कर सकता है, चुटकियों में खत्म कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को जो है कई गुना जो है बढ़ा सकता था। यानी कि उसके पास जो है जादू भी था, वह जादूगर था। आप प्राय जो है फिल्मों वगैरह में या रियल वगैरह में जो है जादू वगैरह को जो है देखते ही हैं, कैसे जो है सांप बना देता है, कौवा बना देता है, बिच्छू वगैरह बना देता है। तो आपने देखा ही होगा, है ना। तो कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे जो है भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको जो है दिकुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद करने के लिए भेजा गया है। तो बिरसा मुंडा जी को फॉलो करने वाले सबसे पहले जो है इन्हें प्रणाम करेंगे, इन्हें नमस्कार करेंगे और भी जिनकी जो है दिली इच्छा हो वह भी जो है इन्हें प्रणाम वगैरह कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बिरसा का जन्म जो है एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में जो है इलाकों के दूसरे आदिवासी, जैसे आप देखोगे संथाल हो गया, उरांव भी शामिल थे। यानी कि बिरसा को जो फॉलो करते थे, बिरसा का जो समर्थन करते थे वह थे संथाल और उरांव। इतनी बात जो है आपने समझ लिया होगा। इस चर्चा में जो है उतना कुछ खास चीजें नहीं हैं जो समझाने लायक हों। यानी कि आप जो है इन चीजों को देखोगे तो अपने आप ही समझ जाओगे। तो इसलिए जो है इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं खर्चा करूंगा, इससे जो है आपका समय भी बच जाएगा। तो देखो, जनजातीय लोग जो हैं यह किस तरह जीते थे, जनजातीय लोग जो है किस तरह से जीते थे। तो देखो यहां लिखा गया है कुछ लोग जो है झूम खेती करते थे। मैंने याद करो जब पाषाण काल पढ़ाया था तो पाषाण काल पढ़ाने के क्रम में यानी कि क्लास 6 की एनसीईआरटी को जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि लोग जो है घुमंतू थे, खाना बदोश थे, कभी यहाँ थे कभी वहां थे, है ना। तो उसी प्रकार से जो है जनजातीय लोग जो है किस तरह से जीते थे, किस तरह से जो है जीवन यापन करते थे। तो सबसे पहली पॉइंट यहाँ दी गई है कि कुछ लोग जो है झूम खेती करते थे। अब ये झूम खेती क्या है ना, झूम खेती क्या है। तो झूम खेती जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, तो वहां जो खरपतवार है उसे जलाकर नष्ट कर दिया जाता था और उसके बाद जो राख बची होती थी उसे जो है जस का तस जो है छींट दिया जाता था और राख में जो है पोटास वगैरह पाया जाता था जो मिट्टी की उर्वरता को जो है काफी बरकरार रखता था, काफी बनाए रखता था। और ये लोग जो है बीज को ऐसे छींट देते थे और 2-4 बार वहां इसी तरीके से जो है झूम खेती करते थे, घूम टहल कर खेती करते थे। उसके बाद जब उस मिट्टी की उपज जो है खत्म हो जाती थी, उर्वर क्षमता जो है खत्म हो जाती थी, तब ये लोग जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, दूसरी जगह चले जाते थे, वहां फिर जो है इसी तरीके से फॉलो करते थे। तो पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा, यहाँ आप देखोगे कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तो मैंने आप सभी को इसीलिए जो है
क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ा दिया था। और एनसीईआरटी लिखने वाले ने इसीलिए जो है सबसे पहले जब शुरू किया था तो पहले ही अध्याय में, दूसरे ही अध्याय में क्या कर दिया था, शिकारी और संग्राहक के विषय में वहीं बता दिया था, ताकि आप सभी को जो है कोई भी दिक्कत, मुसीबत, परेशानी ना हो। आपने एनसीईआरटी की 2 क्लासें खत्म की है ना, 2 पुस्तकें खत्म की। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कैसे जो है एक समझ विकसित कर रही हैं, जो हमें आगे और भी महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलेगा। यह चीजें जो है और जगह हमारे काम आने वाली हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले कौन सी, खोंड टोलियां, है ना। खोंड लोग जो है टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। तो उड़ीसा के जंगलों में आप देखोगे तो वहां खोंड जनजातियां पाई जा रही हैं। ये लोग जो है टोलियां बना बनाकर जो है शिकार वगैरह पर निकलती थी और जो भी हाथ लगता था भैया आपस में मिल बांट कर जो है ले लेते थे, मिल बांट कर संभाल लेते थे, है ना। तो यही चीज बताई जा रही है। मध्य भारत के बैगा, अगर आप मध्य भारत में देखोगे तो बैगा हो गया, औरों के लिए जो है काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जो है जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए जो है अपमान की बात होती थी। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने आप को जंगल की संतान मान रही है, जो मजदूरी करने से जो है कतरा रही है, मजदूरी करने में जो है अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है, अपने आप को जो है गिरा हुआ मान रही है मजबूरी करने पर, है ना, मजदूरी करने पर। तो ये भी जो है आप सभी ने समझ लिया। इतना समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ झूम खेती की प्रक्रिया को बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, आग लगा दिया जाएगा, जो घास वगैरह है वो जलकर नष्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो है यहाँ आप देखोगे तो इस प्रकार से जो है कुछ खेती की जाएगी, बाद में कुछ इस प्रकार से यहाँ देखने को मिलेगा। तो यही चीज यहाँ बताई गई है। तो 2 देख लिया गया। अब यहाँ तीसरा बिंदु जो है वो बता रहा है कुछ जानवर पालते थे। तो आप देखोगे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुर्जर, है ना। गाने भी जो है आजकल बजते हैं, गुर्जर का छोरा वगैरह, है ना। तो वही सब है। और आंध्र प्रदेश में आप देखोगे लबाड़िया, क्या देखोगे, लबाड़िया। आदि समुदाय जो है गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गड्डी, गड्डी एक जनजाति है, समुदाय के लोग जो है क्या थे, गड़रिये थे। और कश्मीर के आप देखोगे बकरवाल, जो कि बकरियां पालते थे। तो यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा ये मानचित्र, ये मैप, हालांकि मैंने जो है आपको जब क्लास 7th की एनसीईआरटी को पढ़ाया था तब भी जो है कुछ जनजातियों के नाम के विषय में बताया था, कुछ जनजातियों की चर्चा कर रखी थी। तो वो भी आप देख लेते हो तो उससे भी जो है आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ आप इस साइड देखोगे तो गड्डी है, वन गुर्जर हैं, यहाँ आप देखोगे संथाल है, मुंडा है, उरांव है ना। तो ये तमाम प्रकार के यहाँ आप देखोगे, खासी वगैरह आपको दिखेगा, यहाँ बंजारा वगैरह देखेगा, यहाँ आप देखोगे भील वगैरह को। तो इसी प्रकार से जो है तमाम क्षेत्रों पर जनजातियां पाई जा रही हैं। यहाँ आप जो है पशुपालन का दृश्य वगैरह देख सकते हो। और चौथा पॉइंट आपसे कह रहा है कि कुछ लोग हैं जो अस्थाई खेती वगैरह भी करते थे। इसमें आप देखोगे गोंड व संथाल, गोंड और संथाल जो हैं ये अस्थाई खेती वगैरह करते थे। पीछे मैंने जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि क्लास 7वीं की एनसीईआरटी पढ़ाया था तो इन चीजों की जो है, इन जनजातियों की भी मैंने पीछे चर्चा कर दिया है। आप वहां से भी जो है मटेरियल को देख सकते हो, चीजों को उठा सकते हो। यहाँ एक शब्द आया है बेवड़। आखिर ये बेवड़ क्या होता है, तो आप देखोगे मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती करने वाले के लिए जो है इस शब्द का इस्तेमाल होता था। मान लो आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भैया बेवड़ शब्द का मतलब बता दो, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ एक शब्द आया है स्लीपर। क्या शब्द आया है, स्लीपर। अब कुछ लोग कहेंगे सर जो ट्रेन में डब्बा होता है स्लीपर वाला उसकी बात की जा रही है क्या, सर चप्पल की बात की जा रही है क्या। तो यहाँ ना तो स्लीपर की बात की जा रही है और ना ही चप्पल की। तो यहाँ कहा जा रहा है लकड़ी के क्षैतिज तख्ते, है ना, जो आप देखते होंगे ट्रेन की पटरियां जिन पर बिछाई जाती हैं, तो एक ऐसे जो है लकड़ी लगाया जाता है
है ना, उसी पर जो है अच्छे से पटरियों को बांधा जाता है। तो उसी को यहाँ क्या कहा जा रहा है, स्लीपर कहा जा रहा है, वही यहाँ स्लीपर है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतने का जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ कहा जा रहा है औपनिवेशिक शासन से जो है आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। यानी कि जब अंग्रेज वगैरह आए, अंग्रेज वगैरह या तमाम जो यूरोपीय वगैरह आ रहे हैं, उनके आने से जो है आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी के विषय में यहाँ कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या जो है प्रभाव पड़ा, क्या क्या असर पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन जो है बदल गया। क्या हुआ, जीवन ही बदल गया। कैसे बदला, पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह जो है नहीं रही। कैसे रहेगी भैया, जब अंग्रेज लोग आए, पहले तो यहाँ रोग आ रहे हैं कि थोड़ी सी जगह मिल जाती तो हम अपना कारखाना खोल लेते, दे दो। और उसके बाद जहां भैया जगह मिली, मेरा ऑर्डर नहीं फॉलो करोगे, इस तरह का जो हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये राजा रजवाड़े नवाब वगैरह जो है परेशान हो रहे हैं, वो अंग्रेजों के जो है प्रलोभनों से लोभित हो जा रहे हैं, उनका जो है जीवन कष्टमय हो गया। तो ये तो भैया आदिवासी हैं, ये तो जनजाति हैं, इनको तो जो है ये लोग आसानी से जो है हटा सकते हैं, आसानी से निपटा सकते हैं, क्योंकि इनके लिए जो है आज भी जो है सरकारें इनके लिए आने से, इनके लिए कुछ करने से कतराती हैं। तो ये तो उस समय की बात है, मैं आज वर्तमान की बात कर रहा हूं भैया। आज भी जो है इनके लिए जो है सरकारें खुलकर आने से जो है कतराती हैं। इनके लिए जो है आप देखोगे तमाम नियम उयम जो है कुछ भी नहीं है, बस खाली वो दे दिए गए हैं, दिखावटी हैं बस। तो जब आज इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, हालांकि जितने भी गरीब तबके के हैं, जितने भी जो है ये कुचले वगैरह हैं, गरीब लोग हैं, ये हमेशा से तड़पाए गए थे, हमेशा से रुलाए गए थे, हमेशा से खुरचाले गए थे। तो अब तड़पाए जाएंगे, खुरचाले जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जहां नवाब वगैरह के गद्दी वगैरह छीन लिए जा रहे हैं, ये तो भैया आम बात है, इनका तो जीवन वैसे ही दुरूह कर दिया जाएगा। तो इनकी सारी शक्तियां वगैरह जो है अब क्या किया गया, अंग्रेजों के आने से भैया छीन गई। वे परंपरागत कामों को करने से जो है लाचार हो गए, है ना। यानी कि अंग्रेजों ने कहा ये काम करो, वो काम करो, और इसके लिए ये लोग मजबूर भी हो गए, क्योंकि रोजी रोटी चलाना था। पहले जंगल वगैरह से जो है काम चल जाता था, लेकिन अंग्रेज आए तो जंगल को भी जो है हड़प लिया, जंगल को भी जो है अपने कब्जे में ले लिया। अब ये आदिवासी लोग जाएं कहाँ, तो ये लोग ऐसे में अब काम वाम की तलाश में निकलेंगे। तो ऐसे में अंग्रेज कहेंगे चले आओ, आओ आओ, काम रखा है, आओ, इतना पैसा दूंगा, उतना दूंगा, आराम से बीवी बच्चों का पेट पालना। और जैसे आदिवासी लोग गए, और उसके बाद फिर जबरन वहां श्रम वगैरह लिया जा रहा। अगर सही से काम नहीं करोगे, सही काम नहीं करोगे, अंग्रेजों के मन मुताबिक नहीं चलोगे, तो अंग्रेज भैया थप्पड़ मारेंगे। और आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों ने जो है सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और जंगलों को जो है राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को जो है आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। अब आरक्षित वन घोषित करने का क्या मतलब है कि अंग्रेज लोग को जब जरूरत पड़ती थी, मान लो ट्रेन बिछाना हुआ, है ना, ट्रेन की पटरी बिछाना हुआ, या कहीं जो है घर वगैरह बनाना हुआ, तो बड़े बड़े लकड़ी वगैरह की जरूरत पड़ती थी। तो आरक्षित वन का मतलब है कि अंग्रेज की जब जरूरत पड़ती थी तो वहां से जाते थे और लकड़ियां कटवा लेते थे। तो जंगल वगैरह जब छीन लिए इन लोगों से, तो अब क्या रह जाएगा, इन लोगों को इधर उधर भटकना पड़ेगा, है ना, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा भी ढूंढना पड़ेगा। तो बहुत सारे आदिवासी लोग जो हैं इधर उधर भटकेंगे, और फिर अंग्रेजों से काम वगैरह की तलाश करेंगे, अपेक्षा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1906 में जो है सोंगरम संगमा द्वारा असम में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। यानी कि जब ये लोग परेशान हो गए कि ये लोग अंग्रेज लोग जो है बाहर से आकर जो है, हम तो इस जंगल के, इस वन के जो है पुत्र हैं, इसके बेटे हैं, और ये बाहर से आकर जो है हमसे यही सब छीन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, हम भी विद्रोह करेंगे। तो यहाँ आप विद्रोह देख सकते हो। और ये भी आपको ध्यान देना है कि 1857 की क्रांति के बाद ही ये सब हो रहा है।
आगे आप देखोगे तो आगे यहाँ है 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ जो है कई बगावत की। आप 1831 और 32 में जो है कोल आदिवासियों ने और 55 में जो है 1855 में संथालों ने जो है बगावत कर दी थी। यहाँ देखो पहले ही हो गया है। मध्य भारत में जो है बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में जो है महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी कुछ इसी प्रकार से है। तो जब कभी आप जो है चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस वगैरह देंगे, तो यहाँ से जो है यहाँ बहुत सारे फैक्ट आपको दिए गए हैं। ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये सारे के सारे फैक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपसे जो है प्रायः परीक्षाओं में यहाँ से पूछ भी लिया जाता है जनजातीय विद्रोह वगैरह, है ना। जैसे आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल या एमपी स्पेशल, है ना, स्पेशल जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी जो है ये चीजें काम आने वाली हैं, उसके लिए भी जो है ये चीजें काम आने वाली हैं। तो इसे आप हल्के में ना लेकर जो है चीजों को अच्छे तरीके से देखकर जो है पढ़ने का, समझने का प्रयास कीजिए। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। जब इतनी बात आपको समझ में आ जाती है तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे बिरसा मुंडा के विषय में, है ना। तो अब पढ़ लिया जाए, हम लोग क्या पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के विषय में। तो आइए देखते हैं। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत परेशानी थी। यानी कि जो बिरसा लोग हैं, बिरसा लोग को जो है अंग्रेजों की राजनीति से जो है ना, अंग्रेजों की राजनीति के उद्देश्यों से जो है बहुत परेशानी थी और अंग्रेजों से जो है सबको परेशानी थी। कोई भी जो है अंग्रेजों के नीतियों से खुश नहीं था। अंग्रेजों के नीतियों से वही खुश था जो उस समय जो है अंग्रेजों के द्वारा कुछ चीजें पा जाता था, जैसे राज्य हो गया, रियासत हो गया या और भी जो है चीजें पा जाता था, है ना। जो अंग्रेजों की चापलूसी करता था, चाटुकारिता करता था, केवल वही उनके नीतियों से खुश रह सकता था। लेकिन वो भी जो है खुश नहीं रह सकता था। अंग्रेज जब मूड घूमा इनका, बस दो थपड़ा मार दो, है ना, दो झापड़ मार दो, तो वो भी खुश नहीं रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्यों से बहुत परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में जो है मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे। कौन? तो ये है ना बिरसा मुंडा जी। ये जो है मुंडा राज्य जो है स्थापित करना चाह रहे थे। इनका झंडा जो है ना, इनका झंडा सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर जो है चाहे एसएससी हो गया या अन्य वाले हो गए, ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डीजे वाले बाबू अभी गाना वगैरह पूछ लिए थे, तो एकदम सतही घटिया क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। कभी कभी हो सकता है जो है ये दारू वगैरह बंद हो गया है, गांजा वगैरह जो है बंद हो गया है, लेकिन कहीं से ये लोग फूंक लेते हैं और ऐसे घटिया सवाल बना देते हैं। तो हो सकता है जब घटिया सवाल पूछने लगे तो ये भी पूछ लें कि बताओ बिरसा वगैरह का, मुंडा वगैरह का जो है झंडा प्रतीक क्या था? तो आप कहना सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। आगे बढ़ेंगे। यह आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने जो है औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिकू लोग जो है आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। यानी कि बिरसा मुंडा ने जब आंदोलन किया तब अंग्रेजों को जो है घुटने टेकने पर भैया मजबूर होना पड़ा और इनकी बिरसा मुंडाओं या आदिवासियों के जगह जमीन को जो है आसानी से कोई ना छीन सके, यह भी प्रावधान जो है इन लोगों ने करवाने का प्रयास किया, करवा भी लिया है ना, मजबूर किया, जिसके जरिए दिकू लोग जो है यानी कि बाहरी लोग जो है आदिवासियों की जमीन पर जो है आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को जो है अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। यानी कि जो है आदिवासी भी ताकतवर हैं, ये बात नोट रखे रहना। यानी कि जैसे ये 2.5 किलो का हाथ है, जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है
है ना। यानी कि कोई कोई कहता है, जैसे आप महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठा रहा हूं, इसे मेरी व्यवस्था मत समझो, मैं नियम तोड़ भी सकता हूं, मुझे कमजोर मत समझो। तो उसी प्रकार से आदिवासियों ने भी दिखा दिया कि किसी भी बाहरी शक्ति में इतना भी ताकत, इतना भी औकात नहीं है कि इनसे मुकाबला कर सके, इनको टक्कर दे सके। इन्होंने यह साबित कर दिया कि हम भी कुछ हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है एकता थी, और जहां एकता है वहां जीत निश्चित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो दोस्तों वगैरह में भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।